हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटल क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो रीकैप सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम आपने पढ़ ही लिया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लगभग 5 लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के होंगे और ये आप अच्छे से जानते हो, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और डिफरेंट कंसेप्ट पर बहुत सिंपल पेपर यहाँ पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स में आता है कि कॉइल के रोटेशन से कैसे हम उसको करेंगे, तो ये आज आपको सिखाते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, अब इस सवाल को पढ़ते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 500 टन्स, तो नंबर ऑफ टन्स 500 है, हैज एनक्लोज एरिया ऑफ, एरिया भी दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर पर टन. It is kept perpendicular to a magnetic field of induction 0.2 Tesla and rotated by 180 degree about a diameter perpendicular to the field in 0.1 second. तो टाइम भी दे दिया, 0.1 सेकंड में हमने 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया. How much charge will pass when the coil is connected to a galvanometer with a combined resistance of 50 ohm? तो रेजिस्टेंस भी दे दिया. तो अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. सबसे पहला पॉइंट, पहली कंसेप्ट हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि कॉइल, हम मान के चलते हैं कि कॉइल का इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, NBA, और जब उसे थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तब उसका फ्लक्स हो जाता है NBA cos थीटा. थीटा वो एंगल है जिससे उसको रोटेट किया गया है. तो चेंज इन फ्लक्स हम यहाँ निकाल लेंगे. तो चेंज इन फ्लक्स हमारे को मिलेगा φ2 माइनस φ1. तो रोटेशन के केस में हमेशा आप चेंज इन फ्लक्स को कैसे निकालेंगे इस पर आप ध्यान दीजिए. NBA cos थीटा माइनस NBA. तो चेंज इन फ्लक्स हो गया हमारा NBA cos थीटा माइनस 1. अगर कॉइल को हमने कितने डिग्री से रोटेट किया है, थीटा डिग्री से रोटेट किया है. अब इस क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है 180 डिग्री, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे. तो डेल्टा फाई आ जाएगा NBA cos 180 माइनस 1. सो विल गेट डेल्टा फाई, क्योंकि आप जानते हो cos 180 माइनस 1 होता है. तो NBA माइनस 1, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया -2 NBA. तो सबसे पहले हमने चेंज इन फ्लक्स को कैलकुलेट किया. इसके बाद फैराडे लॉ कहता है कि E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. तो चेंज इन फ्लक्स को हमने यहाँ रख दिया, जो कि हमने निकाला था -2 NBA, और ये हो गया टाइम डेल्टा टी. तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा 2 NBA अपॉन डेल्टा टी. तो ये तो इंड्यूस ईएमएफ की करंट हो गई. अब यहाँ हम ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ई को हम लिख सकते हैं IR. ई को हम क्या लिख सकते हैं, IR. तो अब हमने निकाल ली इंड्यूस करंट. तो इंड्यूस करंट कितनी होगी, 2 NBA अपॉन डेल्टा टी इंटू आर. अब आप करंट को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. तो ये हो गया 2 NBA अपॉन डेल्टा टी इंटू आर. तो इंड्यूस चार्ज कितना होगा, डेल्टा क्यू विल बी 2 NBA अपॉन आर. बस अब वैल्यूज रखनी है तो आपका आंसर आ जाएगा. तो डेल्टा फाई आ गया 2 NBA अपॉन आर. तो डेल्टा फाई आ गया 2 NBA
अपॉन आर। अब वैल्यूज देखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 है, एरिया 0.1 है और रेजिस्टेंस 50 ओम है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम इसको एन की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो एन की वैल्यू जो होगी हमारी होगी 500, मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टेंस भी 50 है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख लेते हैं, 0.2 टेस्ला और एरिया 0.1, 0.2 इंटू 0.1। तो देखिए 50 500 को 100 बार काट देगा, तो ये हो गया 2 इंटू 100 इंटू 0.02 और 0.02 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 2, तो 4 कूलम चार्ज इसमें फ्लो होगा। कितना चार्ज फ्लो होगा? 4 कूलम चार्ज फ्लो होगा। जब हम इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में कितना चार्ज फ्लो होगा? 4 कूलम। तो इसका आंसर आ गया 4 कूलम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, फ्लक्स पर है, बेस्ड है, इसको नोट करिए। The magnetic flux through a coil perpendicular to its plane is varying as phi equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber. Calculate the induced current through the coil at t equal to 2 seconds and the resistance of coil is 5 ohm. तो सबसे पहले तो फ्लक्स को हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो फाई इक्वल टू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ा निकालेंगे डी फाई बाई डी टी। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0। तो डी फाई बाई डी टी आपका आ गया 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब फैराडे लॉ हम लगा सकते हैं। फैराडे लॉ कहता है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो E इक्वल टू आ जाएगा आपका 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ, E इक्वल टू 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। अब ओम्स लॉ लगाएंगे तो E को हम लिख सकते हैं I इंटू आर इक्वल टू 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। तो इंड्यूस करंट होगी 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 डिवाइडेड बाय आर। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस 5 ओम है और टाइम 2 सेकंड है। रेजिस्टेंस 5 ओम है और टाइम 2 सेकंड है, तो t को हम 2 सेकंड रखने वाले हैं। तो 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 50। रेजिस्टेंस को एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 50 नहीं है, रेजिस्टेंस है आपका 55। ओके, अब इसको कैलकुलेट करा जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा 4, 8 इंटू 2 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा करंट का जो वैल्यू आ गया I इक्वल टू 60, 16 और 2 18 डिवाइडेड बाय 5। तो करंट होगी 78 अपॉन 5 एम्पियर। 78 अपॉन 5 एम्पियर। इस तरह से सवालों को करना क्या है, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट करें। A copper rod of length 2 meter is rotated with a speed of 10 rps. rps का मतलब है revolution per second in a uniform magnetic field of 1 Tesla about a pivot at one end. तो एक सिरे के अबाउट, ये देखिए एक सिरे के अबाउट वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है
द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इट्स एंड। तो इंड्यूस ईएमएफ का अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये रॉड है आपकी, रोटेट हो रही है, about one of its end, about one of its end। ओके, तो ये रॉड है, ये अपने एक एंड के अबाउट जब रोटेट होगी तो ये एक सर्किल में मूव करेगी, इट विल मूव इन ए सर्किल अबाउट इट्स वन एंड। रॉड की लेंथ कितनी है? L। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं क्रॉसेस की है, मानना तो पड़ेगा, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मान लेते हैं B। तो ईएमएफ इंड्यूस, हमें आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड, बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई f, फ्रीक्वेंसी है L स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ गया B पाई f L स्क्वायर। तो इंड्यूस ईएमएफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये 2 से 2 क्या हो गया था? कट गया था। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला की, और फ्रीक्वेंसी है 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, और लेंथ है 2। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला, ये हो गया 1 इंटू पाई, और फ्रीक्वेंसी और लेंथ आपकी फ्रीक्वेंसी है इसकी 10 आरपीएस, तो 10 आरपीएस हो गया, और रॉड की लेंथ है 2, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा 40 पाई वोल्ट। अब चाहे तो आप पाई की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा इस फॉर्मूले को आप क्या रखें? याद रखें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। द रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस with angular speed omega about one of its end, so it will move on a circular path। तो एक सर्किल को क्या करेगी? डिस्क्राइब करेगी। ऐसे केसेस में रॉड के एंड्स पर ईएमएफ होगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो सीधा सवाल था, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। इसका पार्ट, कोई भी पार्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। Two different coils have self-inductance L1 equal to 6 millihenry, L2 पढ़ा जाए इसे equal to 12 millihenry at a certain instant. The current at a certain instant, the current in the two coil is increasing at the same rate. तो दोनों कॉइल में करंट सेम रेट पर इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर हम मान लें पहली कॉइल में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट di1 by dt है, तो दूसरी कॉइल में कितना है? di2 by dt, इट इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। एंड सेम रेट ऑफ पावर सप्लाइड टू द कॉइल इज सेम। तो पावर क्या होती है? E इंटू आई, वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं E इंटू आई इज कॉन्स्टेंट। यहाँ से मिलेगा E1 I1 इक्वल टू E2 I2। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। सबसे पहले पूछा गया है रेशियो ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। तो हम जानते हैं सेल्फ इंडक्शन के कारण इंड्यूस वोल्टेज पहली कॉइल में di1 बाय dt होगा, और दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होगा L2 di2 बाय dt। तो ये दो इक्वेशन बन गए। हमने क्या करना है? पहले को दूसरे से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 di1 बाय dt इक्वल टू L2 di2 बाय dt। पर ये तो सेम दिया हुआ है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा E1 बाय E2 इक्वल टू L1 बाय L2। तो अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो L1 की वैल्यू देखते हैं 6 मिली हेनरी है और L2 है 12। तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए बार बार चेक करना चाहिए। E1 अपॉन E2 इस 6 अपॉन 12। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 1:2। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ठीक है, हम जानते हैं सेम पावर होने के कारण E1 I1 इक्वल टू E2 I2 लिख सकते हैं। तो E1 बाई E2 इक्वल टू I2 बाय I1। E1 बाई E2 1/2 है, I2 बाय I1। तो यहां से हमें मिलेगा I1 बाय I2 का रेशियो हो गया 2:1। कितना हो गया? 2:1। अब अगला जो सवाल है 2:1 रेशियो है, तो अगला सवाल है एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो हमें निकालना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एनर्जी स्टोर्ड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वो होता है ½ Li²। तो पहली कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी ½ L1 I1²। दूसरी कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी ½ L2 I2²। अब इसका रेशियो हम अगर निकालेंगे तो U1 अपॉन U2 ½ L1 I1² अपॉन ½ L2 I2²। तो ये कैंसिल हो गया। तो एनर्जी का जो रेशियो होगा वो मिलेगा L1 बाय L2 I1 बाय I2 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं L1 बाय L2 है 1:2 और I1 बाय I2 है 2:1। तो U1 बाय U2 विल बी 1/2 इंटू 4। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। बहुत अच्छा सवाल है और इसके 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों में से कोई भी पार्ट ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर के साथ पूछा जा सकता है। तो ये तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको नोट करें। In the given circuit, current through the 5 milliohm 5 millihenry inductor in steady state। इन स्टेडी स्टेट, तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि भाई स्टेडी स्टेट क्या होती है। जब किसी LR सर्किट में जब हम किसी एक DC बैटरी को जोड़ते हैं तो करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है और एक लंबे टाइम के बाद करंट पीक वैल्यू पर पहुंचती है। तो स्टेडी स्टेट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ दिया गया है 20, रेजिस्टेंस दिया गया है 5, तो स्टेडी स्टेट की करंट हो जाएगी 4 एम्पियर। पर आपसे पूछा है कि 5 मिली हेनरी में, तो ये करंट आ गई आपकी 4 एम्पियर। अब ये करंट यहाँ पर क्या होगी? डिवाइड होगी। करंट यहाँ पे डिवाइड होगी, कुछ उसका हिस्सा 5 मिली हेनरी में जाएगा, मान लिया I1, और 10 मिली हेनरी में जाएगा I2। तो हमसे I1 पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? I1 पूछा गया है। तो करंट का पैरेलल डिवीजन है 5 मिली हेनरी और 10 मिली हेनरी में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इफ टू इंडक्टर्स आर पैरेलल, तो इसको नोट कर लें। इफ टू इंडक्टर्स आर पैरेलल, अगर कोई भी दो इंडक्टर्स पैरेलल में होंगे, आर पैरेलल, देन करंट इज डिवाइडेड। तब ऐसे केस में क्या होता है? देन करंट इज डिवाइडेड, हमेशा याद रखिए इस बात को, इन द
inverse ratio of, in the inverse ratio of, ये पॉइंट हो गया कंसेप्चुअल, रेशियो ऑफ इंडक्टेंस। तो I1 is to I2 is equal to 1 upon L1 is to 1 upon L2। वापस क्वेश्चन पे जाते हैं और हम इसे मान लेते हैं L1 और इसे मान लेते हैं L2। तो ध्यान रखिए, ये हो गया 5 और ये हो गया 10। अब इस 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो I1 की वैल्यू होगी, I1 का रेशियो कितना है देखिए, 2 है, 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू टोटल करंट जो कि 4 एम्पियर थी। तो I1 विल बी 8/3 एम्पियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहली बात तो क्या है, स्टेडी स्टेट में करंट निकाल लो, और ये करंट निकाली। और हमेशा याद रखो, यहाँ पे जो हमने थ्योरी बनाई है वो कुछ ऐसे है, I1 is to I2 is the inverse ratio of inductance, in the inverse ratio of inductance। तो बस इतना आप ध्यान रखिए। ये सवाल आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये मोशनल ईएमएफ पर बेस्ड सवाल है, इसको आप नोट करें। अब सवाल को पढ़ते हैं। A horizontal straight conductor when placed along the south-north direction falls under gravity. There is an induced current from south to north direction। दूसरा आंसर, an induced current from north to south direction। तीसरा आंसर, no induced EMF along the length of the conductor। चौथा आंसर, an induced EMF along the length of the conductor। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर रखा गया है, तो हमें अंदाजे से ये मान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कंडक्टर है, और कागज वाले डायग्राम के बारे में बात नहीं करें, तो ये हमारा कंडक्टर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। और दूसरी बात हमेशा आप याद रखिए, ये हमने मान लिया नॉर्थ और ये मान लिया हमने साउथ, ये कंडक्टर रखा हुआ है। अब बात करते हैं, ये कंडक्टर सीधे नीचे गिर रहा है। अर्थ की दो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो किसी भी रॉड्स के एंड पर ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रॉड के एंड पर ईएमएफ को इंड्यूस करती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी दोनों से कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो सबसे पहले वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, फील्ड ऑफ अर्थ। तो देखिए अर्थ की जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे एक्ट करती है, तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। क्योंकि अर्थ की वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसलिए वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं अर्थ की, जो कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। और अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको थोड़ा हम हाथ से बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं BH, उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ है, अलोंग द लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग है, इसलिए ये भी कंडक्टर के एंड्स पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगी। तो ईएमएफ इंड्यूस करने की एक ही शर्त है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की लेंथ एज वेल एज कंडक्टर की वेलोसिटी दोनों से कितना एंगल बनाए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं करती है, तो इसका आंसर है नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड।
नो EMF विल बी इंड्यूस्ड। तो किसी भी तरह का EMF इंड्यूस नहीं होगा। नो EMF विल बी इंड्यूस्ड। तो इसका आंसर है थर्ड, नो EMF विल बी इंड्यूस्ड। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अ कॉइल हैज 1000 टन्स, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, प्लेन ऑफ द कॉइल इज प्लेस्ड एट right angle, मतलब to the magnetic field of 2 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. The coil is rotated through 180 degree in 0.2 second. The average EMF induced in the coil in millivolt is. तो मिलीवोल्ट में निकालना है। हम अच्छे से जानते हैं, इसी लेक्चर में हमने इस पॉइंट को कवर किया था कि जब कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट किया जाता है तो चेंज इन फ्लक्स होता है 2nBA। तो EMF आ जाएगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम 2nBA अपॉन डेल्टा T। तो आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्न्स देख लेते हैं, 1000 है तो 2 इंटू 1000, मैग्नेटिक फील्ड है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में मत लो, और टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। तो अब इसको पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 500 2000 आ गया, इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन, इसको लिख लिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। तो ये फिर 1000 बार कैंसिल हो जाएगा। अब 1000 इंटू 1000 मतलब 10 टू द पावर 6, और ये है 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 4, और ये है 10 टू द पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 माइनस 5 माइनस 4, और नीचे से जाएगी पावर 1। तो E इक्वल टू 6 माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। 10 टू द पावर 1 को हम लिख सकते हैं 10, और इसको हम लिख सकते हैं मिली वोल्ट। तो इसका आंसर है 10 मिली वोल्ट। ये थोड़ा किसी को अगर नहीं समझ में आए तो समझ सकता है, पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम a टू द पावर अगर है m प्लस n, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इसका जो आंसर है 10 मिली वोल्ट होना चाहिए। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। An aeroplane with wingspan 50 meter is flying horizontally with a speed of 360 km per hour over a place where the vertical component of the Earth's magnetic field is 2 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The potential difference between the tips of the wings would be. तो आप जानते हैं कि जो एरोप्लेन की विंग्स हैं वो कंडक्टर होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। तो जब एक कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके एंड्स पर एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और जिसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू बी इंटू वी इंटू एल। अब कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एरोप्लेन की स्पीड दी गई है 360 किलोमीटर पर आवर,
तो 360 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ की स्पान है 50 मीटर, तो ये हो गया 50। तो देखिए अब सबसे पहले 18 से इसको काट दीजिए 20 बार। तो आपका आप नंबर्स को अलग कर लीजिए, 2 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया 40 इंटू 250 इंटू 10⁻⁻⁴। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डबल जीरो आएगा, 100 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर आएगा 1 वोल्ट। कितने वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा? 1 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन बट कैलकुलेशन बेस्ड, तो हम इसको कर सकते हैं। आपने करे होंगे ऐसे सवाल पहले भी, तो ये इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन में बहुत सावधानी रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रिकैप सीरीज क्या है? एक रिवीजन सीरीज है, एक रिवीजन सीरीज है। इस सीरीज से उन्हीं बच्चों को फायदा हो सकता है जो रिवीजन करना चाहते हैं। इसका नाम ही रिकैप, रिकैप का मतलब है रिवीजन। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो भी इसको देखकर कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको नोट करें। The average self-induced EMF in a 25 millihenry solenoid when the current is in it falls from 0.2 एम्पियर टू 0 एम्पियर। तो करंट उसमें पहले थी 0.2 एम्पियर, बाद में हो गई 0 एम्पियर इन 0.01 सेकंड। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो हमारे को मालूम है फॉर्मूला क्या है, LdI/dt। अब इसको अगली स्लाइड पे ले जाके डिटेल में सॉल्व करते हैं। E = LdI/dt। 1 बाय 1 वैल्यूज रखेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू है 25 मिली हेनरी, तो ये रखा जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3। अब चेंज इन करंट की बात कर रहे हैं। 0.2 से लेकर 0.2 से 0 एम्पियर होता है, तो चेंज इन करंट हो गया 0.2 - 0 अपॉन, अब इसमें टाइम कितना लगा? 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड। ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 0.2, और 0.01 को लिखा 1 इंटू 10⁻⁻2। तो 25 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 5। 5 10⁻³ प्लस 2। तो अब आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 वोल्ट। तो हम इसको बोल सकते हैं 0.5 वोल्ट। कितना बोल सकते हैं? 0.5 वोल्ट बोल सकते हैं, 0.5 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइनस क्यों नहीं लिया, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि माइनस क्यों नहीं लिया। अगर आप माइनस लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? I2 - I1 अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए करंट क्या थी? फाइनल करंट थी 0, 0 माइनस कितना हो गया? 0.2 अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया प्लस 0.2L अपॉन डेल्टा टी। तो आंसर की वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन का रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए इसको पढ़ते हैं।
to measure the field B between the poles of an electromagnet. A small test loop of area 1 centimeter square, resistance 10 ohm, 20 tons is pulled out of it. तो ये देखिए, ये आपके मैग्नेटिक पोल्स पीसेस हैं, समथिंग लाइक दिस, ऐसे आप मान सकते हैं। एक नॉर्थ है और एक साउथ है, और इनके बीच में एक टेस्ट लूप रखा हुआ है। ये टेस्ट लूप रखा है। अगर हम इस लूप को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लूप से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 माइक्रोकूलम। द वैल्यू ऑफ बी इज, अब ये नहीं बताया गया कि इस लूप को, टेस्ट लूप को कितने टाइम में बाहर निकाला जाता है, पर जब टेस्ट लूप को मैग्नेटिक पोल पीसेस से बाहर निकाला जाता है तब यह पाया जाता है कि उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 माइक्रोकूलम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या था, जब टेस्ट लूप मैग्नेटिक फील्ड में था तब उसका फ्लक्स था NBA, जब वो बाहर आ जाएगा तब उसका फ्लक्स हो जाएगा 0। फैराडे लॉ लगा दिया, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो ये हो गया फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन टाइम, और आप देखिए फाई 2 यहाँ पर है 0 माइनस NBA अपॉन डेल्टा टी। तो अब ये वैल्यू E की आ गई, NBA अपॉन डेल्टा टी। अब ओम्स लॉ लगा दिया, E इक्वल टू IR, तो हम लिख सकते हैं NBA अपॉन डेल्टा टी। इस करंट को हमने लिखा डेल्टा Q बाय डेल्टा टी। डेल्टा Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, इनटू R इक्वल टू NBA अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, तो डेल्टा Q R इक्वल टू NBA, तो डेल्टा Q R अपॉन NA इज द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ नहीं, इनपुट रखना है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई डेल्टा Q R अपॉन N इंटू A। अब सबसे पहले देखते हैं, हमें मालूम है कि चार्ज की वैल्यू, कितना चार्ज फ्लो होता है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम का कूलम में बदल दिया। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। रेजिस्टेंस 10 ओम है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेजिस्टेंस 10 ओम है और नंबर ऑफ टर्न्स भी एक बार चेक कर लेते हैं, 20 टर्न है। कितने टर्न है, 20 टर्न है, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको मीटर स्क्वायर में हमें बदलना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया, 10 इंटू 2 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 10 टू द पावर माइनस 2 वोल्ट, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.01 वोल्ट, ये भी लिखा जा सकता है। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। बेसिक इस तरह के सवाल आपने करे भी होंगे, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड सवाल है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, विथ 20 टन्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने टन्स है, 20, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है इसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीटली सराउंड्स, देखिए कंप्लीटली सराउंड्स अनदर कोएक्सियल सोलेनॉइड, इसका मतलब है उसके अंदर एक और सोलेनॉइड है जिसे वो पूरी तरह उसके अंदर है, ऑफ द सेम लेंथ।
तो ये जो पहला सोलेनॉइड है ये बाहर वाला सोलेनॉइड है, उसके अंदर कोएक्सियली एक और सोलेनॉइड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 25 टर्न पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन लेंथ। अब देखिए पहले सोलेनॉइड में 20 टर्न है 1 सेंटीमीटर में, तो N1 हो जाएगा 20 इंटू 50, क्योंकि लेंथ 50 है 1000। तो N2 हो जाएगा 25 टर्न है पर सेंटीमीटर अंदर वाले में, तो 25 लेंथ 50 है, तो ये हो गया 1250। और सेकंड का एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो बस ये वैल्यूज रखनी है हमें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और 1 का मतलब है आउटर और 2 का मतलब है उसके अंदर, इनर। तो बस फॉर्मूला यूज करिए, एनसीईआरटी में भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे। म्यू नॉट ये हो गया 1000, ये हो गया 1250, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और लेंथ हो गई 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 मीटर। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इंटू 2, तो ये देखिए 2 म्यू नॉट आ जाएगा। 1000 को लिख दिया 10⁻3, और 1250 को लिखा 125 इंटू 10⁻1, और ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 125 इंटू 2 250, म्यू नॉट की वैल्यू बाद में रखेंगे, इंटू 25। अब 10 की पावर देख लेते हैं, 3 और 1 4, और ये -4। तो देखिए पूरी तरह से पावर क्या होगी, कैंसिल हो गई। तो हमें मिला 250 इंटू 25 म्यू नॉट, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6250 म्यू नॉट, 6250 म्यू नॉट। तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती हो जाएगी तो फिर हमारा आंसर इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 125 इंटू 2 250 हो गया, और ये इधर 25 बच जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 250 इंटू 25 6250 म्यू नॉट, 6250 म्यू नॉट, 6250 म्यू नॉट। अब म्यू नॉट की वैल्यू डाल देंगे, 6250 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻�6। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 2 10, 1 2500 पाई इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसको लिख सकते हैं 25 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। अब 25 को पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो 3.14 इंटू 25 डायरेक्ट कर लीजिए, 25 इंटू 4 100, 10 35 3 और 75 78, तो 7850 आएगा आंसर। 78.5 लिख देंगे। अब डेसिमल को 1 पॉइंट हम अगर यहाँ सरका देंगे, तो हमें पावर में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। तो ये आ गया 7.85 इंटू 10⁻⁻³ हेनरी। तो ये आ गया 7.85 मिली हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, 7.85 मिली हेनरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। तो ये हम अब आंसर चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखिए, 7.85 मिली हेनरी। तो ये लगभग हम इस आंसर को 7.9 मिली हेनरी को टिक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस पर बेस्ड सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। और 50 सेंटीमीटर जो लेंथ है, जो ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर है, और तो मैंने इसको लिखा था 50/100, 1/2 मीटर। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें।
A conducting rod AB of length 1 meter, इसकी length 1 meter है, is moving at a velocity 4 meter per second, making an angle 30 degree with its length. A uniform magnetic field B, 2 Tesla, exists in a direction perpendicular to the plane of motion. Then VA minus VB, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 8 वोल्ट, VA माइनस VB होगा 4 वोल्ट, या VB माइनस VA होगा 8 वोल्ट, या VB माइनस VA होगा 4 वोल्ट। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रॉड है, ये A और ये B, इसकी वेलोसिटी है 4, और ये कितने एंगल पर है, लेंथ से कितने एंगल पर इसकी वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी है 4, हाँ 30 डिग्री पे दी गई है, 30 डिग्री पे दी गई। तो वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे, v cos 30 एंड v sin 30। तो हमेशा वो कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर है। तो EMF बिटवीन द एंड्स, EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मूविंग रॉड कितना होता है, B इंटू V इंटू L। हम वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे जो उसकी लेंथ से और मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता हो, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है 2 और 4 sin 30, तो ये आ जाएगा 20 की जगह हमने क्या लिखना है, 4 लिखना है, 4 sin 30। तो अब इसको एज इट इज लिखेंगे 4 sin 30। अब इस रॉड की लेंथ क्या होगी, इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर, तो ये हो गया 8 sin 30, 8 sin 30 मतलब 8 इंटू 1/4, 4 वोल्ट का EMF इंड्यूस होगा, 4 वोल्ट का EMF इंड्यूस होगा। तो अब ये जो इसका आंसर है, या तो दूसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है। अब हमें ये पता लगाना है कि रॉड का कौन सा एंड पॉजिटिव है और कौन सा एंड नेगेटिव है। तो उसको पता लगाने के लिए एक बहुत सरल तरीका है। अगर रॉड के अंदर देखिए, रॉड कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर रॉड के अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे तो वो भी कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, FBI। तो ये देखिए, तो जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, एंड A पर कलेक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, B पर। तो A का पोटेंशियल क्या होगा, B के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, FBI। अब देखो, सोचो, इस रॉड के अंदर पॉजिटिव आयन है, अगर वो भी रॉड के साथ मूव कर रहे हैं, अगर आप एक बस में बैठे हैं तो आप बस के साथ मूव कर रहे हो, जहां बस जाएगी वहां आप जाओगे, सीधी बात है। तो उसी तरह अगर इस रॉड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आयन है तो वो रॉड ऊपर जा रही है, तो वो आयन भी ऊपर जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है क्रॉस, तो अंगूठा कहाँ इशारा करता है, बाएं हाथ की तरफ। तो बायां जो हिस्सा है रॉड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और राइट पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिवली चार्ज एंड हमेशा नेगेटिवली चार्ज एंड की तुलना में हाई पोटेंशियल पे होता है। तो यहाँ एस्टैब्लिश हो गया कि VA VB से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, VA माइनस VB इक्वल टू 4 वोल्ट। हमेशा वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना चाहिए जो, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, वेलोसिटी का वही कंपोनेंट लेना चाहिए जो रॉड की लेंथ से कितना एंगल बनाता हो, 90 डिग्री बनाता हो, और वो यहां पर है V sin 30। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, इसको आप नोट कर लें। The magnetic flux phi in Weber in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time according to the equation 5 equal to 6t square minus 5t plus 1. The magnitude of induced current at t equal to 0.25 second. तो इंड्यूस करंट पूछा है, तो इंड्यूस करंट निकल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए,
फैराडे लॉ बोलता है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ई को क्या लिख सकते हैं हम ओम्स लॉ लगाकर, आई आर इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस करंट होगी 1 बाय आर इंटू डी फाई बाई डी टी। अब फाई की वैल्यू चेक करते हैं। फाई है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। तो फाई है 6t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस 5t प्लस 1। तो डी फाई बाई डी टी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 12t माइनस 5। तो इंड्यूस करंट आ जाएगी 1 बाय आर 12t माइनस 5। अब इंड्यूस करंट कब निकालनी है ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। कब निकालनी है? 0.25 सेकंड। तो देखो 0.25 सेकंड का मतलब है 1/4 सेकंड। हमेशा फ्रैक्शन में निकाला करो। कितना है? 1/4 सेकंड। तो बस हम यहाँ पर टाइम को कितना रख देंगे? 1/4। तो करंट आ जाएगी 1/4, 12 इंटू 1/4 माइनस 5 अपॉन, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल देते हैं जो कि 10 ओम है। तो इंड्यूस करंट आ जाएगी 4, 12 को 3 बार काट देगा, 3 माइनस 5 बाय 10 माइनस 2 बाय 10। तो इंड्यूस करंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 1/5 एम्पियर होगी। 1/5 एम्पियर होगी। तो 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2। सो दिस इज द राइट आंसर। तो मैं थोड़ा स्पीड से सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको भी स्पीड से सॉल्व करना चाहिए। और यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू माइनस आई। एक्चुअली हम जब कैलकुलेट करते हैं तो माइनस डी फाई बाई डी टी लेते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैग्नीट्यूड करंट का कितना है? 1/5। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको करने के लिए, हाँ, तो ये हम बात कर रहे थे माइनस साइन में किसी को डाउट हो सकता है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। तो ई को क्या लिया जाता है? माइनस डी फाई बाई डी टी लेते हैं, तो उससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और कुछ लोगों का जो सवाल है कि कैसे पता लगाएं कि एक कंडक्टर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, एक कंडक्टर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसका कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा। तो इसको पता लगाने के लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूं। ये देखिए, मान लीजिए कंडक्टर है V और क्रॉस एस की मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप हमेशा देखिए कि इस कंडक्टर के अंदर एक पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि कंडक्टर राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव आयन भी क्या जाएगा? राइट में जाएगा। और क्योंकि ये कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी आयन्स होंगे हम वो भी मानेंगे कि वो भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए होंगे। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव आयन पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। एक तो ये कंसेप्ट हो गई। तो वो फोर्स डिसाइड करेगा कि वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा। दूसरी कंसेप्ट हो गई, हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा करंट के डायरेक्शन में मूव होता है। तो पॉजिटिव रॉड कहाँ जा रही है? राइट में जा रही है। तो इसके अंदर पॉजिटिव आयन कहाँ जा रहा है? वो भी राइट में जा रहा है। तो हम करंट की डायरेक्शन क्या मानेंगे? राइट। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? क्रॉस की, एफ बी आई। ये देखिए करंट, और ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की है। ये देखिए, आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया, देखिए तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो कुछ टाइम के बाद रॉड का ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली दूसरा एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव एंड हमेशा हाई पोटेंशियल पर माना जाता है और नेगेटिव एंड हमेशा लो पोटेंशियल पे माना जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट की भी हो सकती है, दोनों बातें पॉसिबल हैं। तो ओके, तो अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं।
ओके, आपने नोट कर लिया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहली बात सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है, किस में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। इज गिवन बाय द इक्वेशन फाई इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 10 ओम, फाइंड चार्ज इंड्यूस इन 3 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम फैराडे लॉ लगाएंगे। तो देखिए फैराडे लॉ ये कहता है कि E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अगर हम बिल्कुल बेसिक बात करें, इसका मतलब हमें फाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फाई। अब फाई की वैल्यू देखिए 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, दो तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और 5t का हो जाएगा 5। तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया आपका 4t प्लस 5। ये तो यहां तक हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है E इक्वल टू आई आर, उससे हमें करंट मिल जाएगी। हमेशा स्टेप से करना करिए। 4t प्लस 5, तो 4t प्लस 5। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम देख लेते हैं, तो कितनी है, 10 ओम है, तो ये हो गया आपका 10 ओम। तो अब हमारा जो करंट आ गया वो आ गया 4t प्लस 5 बाय 10। ओके, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4t प्लस 5 बाय 10। अब यहाँ पर टाइम देखेंगे, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड। ठीक है, अब हम जानते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। अब इंड्यूस्ड चार्ज निकालने के लिए, इंड्यूस्ड चार्ज निकालने के लिए हम उसको चार्ज मान लीजिए, इंड्यूस्ड चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू। तो करंट को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय टी, टाइम 4t प्लस 5 बाय 10। तो इंड्यूस चार्ज यहां से आ जाएगा, यहां से आपका इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू होगी वो बहुत बढ़िया है, 4t प्लस 5 इंटू टी अपॉन 10। अब टाइम के बारे में बात करते हैं। तो देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड दिया गया है। तो अब भाई 3 सेकंड यहाँ रखना है हमें। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10। तो इंड्यूस चार्ज कितना होगा, देखिए आप, 4 इंटू 3 12, 12 5 17 इंटू 3 अपॉन 10। तो इंड्यूस चार्ज होगा 51 बाय 10, 5.1 कूलम, 5.1 कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होना चाहिए 5.1 कूलम। तो आंसर है 5.1 कूलम। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करिए और किसी भी डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज ना करते हुए उसे स्टेप्स, पहले हमेशा इंड्यूस ईएमएफ निकालो, फिर ओम्स लॉ लगाओ, E इक्वल टू आई आर, फिर करंट को लिखो चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज आ जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से करना है और किसी भी तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 5.1 कूलम। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रिकैप सीरीज में आपसे आपका रिवीजन हो रहा होगा। इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से, आपको अच्छे रिवीजन से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें, इससे जो नुकसान होगा वो सिर्फ आपका होगा। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। जब हम ये सोच लेते हैं कि हमसे बनने लगा, तब वही हमारे पतन का समय शुरू हो जाता है, बुरा टाइम शुरू हो जाता है। तो किसी को, कोई भी इंसान जीवन में पूरी दुनिया में संपूर्ण नहीं होता। आप कितना ही दावा करें कि आपको ये सब्जेक्ट आता है, लेकिन जब आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलता है कि ये आपका दावा कितना खोखला था। तो ईमानदारी से रिवीजन करिए और एक विश्वास रखिए कि आप पास
होंगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बेस्ट ऑफ लक। और रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे और नए नए सवालों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, डिफरेंट वेरिएशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन मजबूत होता रहेगा और आप पास हो जाएंगे। इसी कामना के साथ सी यू, बाय बाय।